अभी कल मैंने एक शेयर देखा, वो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा वर्क करती है। उसने Q4 दिया। Q4 के बाद उसका शेयर 50 से 60 रुपये गिर गया। अब वो कंपनी बिल्कुल अच्छा वर्क कर रही है, कुछ थोड़ा सा उसने रिजल्ट में कम कर दिया तो उसकी वजह से 50 से 60 रुपये शेयर गिर गया। अब उसके अंदर जो पब्लिक बैठी थी, क्या उन्होंने शेयरों को बेचा? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। उनकी कंपनियों में आज काफ़ी तेज़ी आ गई है। उस रणनीति को समझेंगे कि अडानी ग्रुप की आगे की मंशा विस्तार की योजना क्या है। एक कंपनी है IGL इंद्रप्रस्थ गैस, इसके बारे में भी चीज़ों को समझेंगे क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है आगे के विस्तार के लिए। और PNG में कंपनी की काफ़ी बढ़त हुई है। PNG एक प्राकृतिक गैस है, उसके अंदर काफ़ी बढ़त जो है IGL ने की है। उसके Q4 भी है, उस स्थितियों को भी समझ लेंगे। JP पावर के अंदर जैसे मैंने कल आपको बताया था, सबको ही पता है कि ICICI बैंक जो है इसके अंदर से निकल गया। कुछ 3.55% की हिस्सेदारी लेकर वो निकला। इसके कल वाले जो मायने थे, मैंने आपको कहा था कि वो इसलिए इसके अंदर DIs बैठे हैं बैंक, उन्होंने JP पावर को पैसा दिया था और उन्होंने पहले भी कहा था कि वो इस हिस्सेदारी को बेच देंगे अगर उनको पैसा सही तरीके से मिल जाए, यानी कि उनको निकलना है। तो एक उस हिसाब से ये है अच्छी चीज़ उस वक्त, क्योंकि भाई उनको कर्जा ले उसको शेयर मिले थे, अब शेयर को बेच के उनको पैसा मिल जाएगा। तो इससे धीरे धीरे ये हो रहा है कि वो NCLT में JP पावर को नहीं घसीटेंगे, क्योंकि भाई पैसा तो लेना ही था ना। पर इसके दो मायने हैं, एक तो मैंने कल बता दिया था, एक आज और बताऊंगा। इसको भी आज आपको समझ कर चलना पड़ेगा। ओला का कल रिजल्ट आ रहा है, सुजलोन एनर्जी का भी 25 मई को रिजल्ट है और इन पूरी रूपरेखा को आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, सबसे पहले बाजार के अंदर स्थितियों को फिर एक बार दोबारा से समझिए कि कोई भी व्यक्ति आप और मेरे लिए नहीं वर्क कर रहा है। कोई भी कंपनी अगर कुछ चीज़ें कर रही है तो उसकी स्थितियों को आपको समझना है। अब उसके करने से या उसके Q4 देने से या कुछ करने से आपको किस हिसाब से फ़ायदा हो सकता है, उस विधि पर बाजार चल रहा है ना। तो आपको अपनी सोच को बहुत बड़ी करना पड़ेगा, जहां आप उस साइकोलॉजी को समझ सकते हैं जो बड़े बड़े लोग समझकर प्रॉफिट कमाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझिए। दूसरा, अगर बाजार के अंदर न्यूज़ आ रही है तो समझिए वो एक तरह से आपको सुचारू करने के लिए, स्थितियों के बारे में बताने के लिए आ रही है। अब उसको आप किस तरीके से देखते हैं वो आपकी समझ है। यानी कि कभी कुछ चीज़ें कुछ लगातार तरीके से आ रही है तो वो शेयर भाग रहा है, बाद में कुछ हो जाएगा तो वो कुछ और पलट जाएगी। तो जब वो आ रही है तो उस स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ बाजार के अंदर बहुत बड़े बड़े खेल हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। तीसरा, आप समझिए कि अगर कोई भी टारगेट किसी न किसी चीज़ के बारे में दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरे हो जाएंगे। वहाँ भी आपको चीज़ें समझनी है कि उसने कितने समय के लिए स्थितियाँ पैदा की हैं, क्या देखकर बताया है। सब अनुमान ही लगा रहे हैं, कोई सटीकता से बाजार में नहीं बताता, ये आप समझ लो। सब अनुमान लगाते हैं, किसके अनुमान सही हो जाए वो तो वक्त बताता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी कल मैंने एक शेयर देखा, वो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा वर्क करती है। उसने Q4 दिया। Q4 के बाद उसका शेयर 50 से 60 रुपये गिर गया। अब वो कंपनी बिल्कुल अच्छा वर्क कर रही है, कुछ थोड़ा सा उसने रिजल्ट में कम कर दिया तो उसकी वजह से 50 से 60 रुपये शेयर गिर गया। अब उसके अंदर जो पब्लिक बैठी थी, क्या उन्होंने शेयरों को बेचा? जब भी बड़ी गिरावट किसी न किसी शेयर से हो रही है तो वहाँ बड़े लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप और हम तो लॉस में आ रहे हैं, बड़े लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब उन्होंने जहाँ खरीदा होगा तो इसलिए वो प्रॉफिट बुक हो रहा है। नाम हो जाता है कि रिजल्ट ख़राब आ गया, नाम हो जाता है भाग गया तो रिजल्ट अच्छा आ गया, नाम हो जाता है तो इस कंपनी ने ये करा था इसलिए शेयर भाग गया, ये कंपनी ने ये न्यूज़ दी इसलिए। ये सब नाम हो जाता है ताकि आप और मैं शांत बैठ गए। अच्छा, इस वजह से गिर गया जी, अच्छा इस वजह से भाग गया जी, ये सारी चीज़ें होती। तो मैं उस कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, पर वो 50 से 60 रुपये वो शेयर गिर गया।
अब ये कैसे निवेशक थे, ये कैसे इन्वेस्टर थे कि जो एक रिजल्ट से इतना ज़्यादा टेंशन में है और बाजार के अंदर उसमें गिरावट आ गई उस शेयर के अंदर। कल को अगर वही शेयर आपको फिर से 20-30 40-50 रुपये भागता हुआ दिखे, यानी कि मतलब वो सही हो गया, फिर वो सही हो गया। सारा चीज़ ही पब्लिक के पैसे को इधर करने के लिए है, ये समझ लेना है, क्योंकि बाद में पब्लिक की टेंशन में आती है। भैया मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको कंपनी तो बहुत अच्छी लग रही थी पर उसने एक बार थोड़ा सा कम करा तो वो गिर गया सारा का सारा। तो ये सारी रणनीतियाँ हैं, इन सबको आपको जेल का चलना पड़ेगा, है ना। अभी देखो वोडाफोन आइडिया के अंदर जब उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, वो तो रिजल्ट मैंने बताए थे कैसा था, पर प्रोमोटर ने जो कहा कि हम पैसा डालेंगे वो सब कुछ सही था। तो अगले दिन क्या हुआ, मंडे के दिन वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है ना बहुत अच्छा, सबने पैसा लगाया होगा, वो बड़े प्लेयर हैं, वो पैसा खींच लेते हैं। आज वो सही हो गया। तो वो सारी रणनीतियाँ बाजार में आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अडानी ग्रुप जब जब टेंशन में आया, जब जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, जब जब टेंशन में आया, हिडनबर्ग देख लो, ये देख लो, वो देख लो, अमेरिका से देख लो, रिश्वतखोरी के मामले देख लो, ये सारी चीज़ें जो है अडानी ग्रुप के अंदर चलती गई। और जब जब ये चीज़ें चली तो तब तब मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप के ऊपर चीज़ें तो हो रही हैं, पर वो अपनी परियोजना, अधिग्रहण, आगे की मंशा, आगे का विस्तार, फंड जुटाना, ये करना, वो करना, वो सारे कर रहा है। तो सर आज एक सबक और ले लो कि जब किसी कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई कि प्रमोटर ने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, अगर उनकी अपनी परियोजना उस न्यूज़ से ठप हो रही है, बंद हो रही है, या जिन्होंने उनको परियोजना दी अब तेरे ऊपर ऐसा हो गया, मैं तो अपनी परियोजना खींच रहा हूँ, या सरकार ही अपनी परियोजना खींच रही है और आगे उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, आगे वो विस्तार नहीं कर रहे हैं, आगे वो अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, तब जाकर वो चीज़ें निगेटिव है, वरना न्यूज़ तो आ ही रही है। समझ रहे? जब किसी कंपनी के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो फिर उसको काम करने के लिए मंजूरी क्यों? किसी भी चीज़ के लिए समझो, मैं सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं, किसी भी चीज़ को समझो कि अगर किसी कंपनी के अंदर आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा ग्रुप था, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हो गई, ये न्यूज़ आ गई, पर कंपनी फिर भी वर्क कर रही है, काम कर रही है, तो यानी कि वो न्यूज़ जो है ना वो कुछ दिनों में सही हो जाएगी। अगर उस चीज़ से कंपनी की ऑर्डर बुक, सेल कम, लॉस में आ गई, ये हो गया, वो हो गया, तो यानी कि कंपनी में गंभीरता वाली चीज़ें हैं। ये आज एक सबक लेकर और चलो। तो सबसे पहले समझेंगे अडानी ग्रुप को। अमेरिका द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ आरोप वापस लेने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज अडानी ग्रुप के अन्य शेयरों में 5% तक की चीज़ों को ये समझकर चलो। ये क्या मसले थे? ये मसले वही थे कि अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए किसी अभियोजन ने बताया कि भैया अडानी ग्रुप ने ये चीज़ें की है और उन्होंने रिश्वत दी है, इसलिए उनको ये ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़ी परियोजना मिल रही है। तो ये वो मामले थे, ये अमेरिका के अंदर चल रहे थे। और अमेरिका के अंदर जिसने ये सवाल उठाया उसने ये कहा कि हमारे निवेशकों को ये चीज़ें नहीं बताई कि जो ये चीज़ें कर रहा था। आगे भी इसके ऊपर बताऊंगा। तो ये मामले कोर्ट में चल रहे थे वहाँ पर, और जैसे यहाँ पर सेबी होता है वैसे वहाँ SEC है, तो वहाँ मसले चल रहे थे। कुछ दिनों पहले मैंने आपको भी बताया था कि भैया ये चल रहे हैं पर ये चीज़ें बाद में सही हो जाएगी। फिर धीरे धीरे न्यूज़ निकल कर आई कि इसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं, फिर और अच्छी न्यूज़ आई, फिर अब और अच्छी न्यूज़ निकल कर आई कि अब इस जो आरोप थे इसको बिल्कुल ही बंद कर दिया है वहाँ के न्यायालय के द्वारा कि अब दोबारा से इसके ऊपर कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। यानी कि ये बहुत पॉजिटिव हो गया है। जिस चीज़ के लिए अडानी ग्रुप को समन की स्थिति भेजी जा रही थी उस पर वो अब बिल्कुल बरी क्या मतलब बिल्कुल सेट हो गया है। मतलब कि अब वो दोबारा ये केस चल ही नहीं सकते वहाँ, इस तरीके का ये फैसला है। यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ जो है अडानी ग्रुप के लिए हो गई और उसकी वजह से उनके कंपनियों के शेयर भाग गए। सबसे पहले ये समझो। तो ये जितने बड़े बड़े ग्रुप होते हैं इनके ऊपर प्रॉब्लमें आती हैं पर बाद में वो सॉल्व हो जाती है। पर जब प्रॉब्लम आती है तब क्या होता है? शेयर गिरते हैं। अब उस गिरावट को कोई निगेटिव समझ ले तो वो नुकसान में रहता है, अब उस गिरावट को कोई चांस समझ ले वो उसकी अपनी स्थिति है। पर वो सारी स्थिति को देखकर मैंने कहा ना कि या तो पूरा काम ठप हो रहा है तब है। अब ये इतने चीज़ें वहाँ से इनकी धुल गई। अब ये क्या हुआ? अब ये और अच्छा काम करेंगे। और जब इनके ऊपर इल्ज़ाम आए थे तब क्या हुआ? सिर्फ शेयर प्राइस गिरे थे, काम तब भी अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ सिर्फ चीज़ें समझने के ऊपर है, ये आप समझकर चल सकते हैं।
19 महीनों का दौर था ये बुरा वक्त जो इनका समाप्त हो गया, ये भी दोबारा बताया गया है, ये आप समझ कर चले हैं। दूसरे अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी का निपटारा करने के लिए भुगतान की सहमति भी जताई गई है कि हम इतना पैसा दे देंगे, ये आप बाद में देख लेना कितना पैसा वो पढ़ लेना आप यहाँ पर। दूसरी चीज़ें बताएं तो 2024 में अब देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, SEC और DOJ द्वारा 2024 के अंत में दायर किए गए मामलों में आरोप लगाया गया था कि अडानी परिवार सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों से जुड़े $265 मिलियन के रिश्वत घोटाले में शामिल था। यह आरोप लगाया गया था। अभियोजक ने यह भी, जिसने आरोप लगाया था, अभियोजक ने यह भी आरोप लगाया कि, समझते रहे ना चीज़ों को, कि पूंजी जुटाने के दौरान इस व्यवस्था को अमेरिकी निवेशकों और ऋणदाताओं से छिपा गया। मतलब कि जो कंपनी, मान लो मैं रिश्वत ले रहा हूँ और मैं उन निवेशकों को बता दूं कि मैंने रिश्वत ली थी इसलिए इस चीज़ें मुझे मिल रही है, इसमें निवेश कर लो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब ये उनको बताना था। सोचो ये कैसी लाइन है। आप देखो, मान लो अडानी ग्रुप ने रिश्वत लेके चीज़ें की, और ये जो रिश्वत लेके चीज़ें की है, अभियोजक कह रहा है कि ये निवेशकों से छुपाया गया है। मतलब ये चीज़ें बताई जाती हैं, अगर मान लो कोई करता भी हो। ये होती हैं यहाँ की साइकोलॉजी पकड़ने की चीज़ें, जिसे आप समझ सकते हैं। तो अभियोजक ने इस चीज़ को कोर्ट में उछाल दिया वहाँ पर, पहले SEC के बारे में, फिर आगे कोर्ट में कराई चीज़ें। मतलब ये व्यवस्था जो पूंजी जुटाने के लिए कर रहा था, जो चीज़ें की है, इसको वहाँ के निवेशकों को बताना था ये। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप समझकर चल सकते हैं। तो दोबारा से कानूनी मामला ये दोबारा से नहीं उठेगा, इसमें जो भी चीज़ समझौते हो, और ये बिना आरोप सिद्ध हुए चीज़ें हुई हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया। तो ये वो सारी चीज़ें जिसे आप समझकर चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में। काफ़ी अच्छी कंपनी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो उपक्रम है, ये सरकारी उपक्रम है, ये प्रमोटर कौन है इसके अंदर पता है आपको? गेल और BPCL दोनों की 22.5%, टोटल 45% की करीब की हिस्सेदारी है गेल की और BPCL की। दोनों कंपनी देख लो आप किस में काम करती है। दूसरा, दिल्ली सरकार की भी 5% की हिस्सेदारी इसके अंदर, यानी कि एक संयुक्त उद्यम है। दिल्ली सरकार, गेल और BPCL, इन दोनों से बना नाम है IGL, जो एक तरह से मैं आपको बताऊं, दिल्ली और NCR यानी कि राजधानी की तरफ प्राकृतिक गैस यानी PNG और CNG की आपूर्ति करने का काम करती है। ये वाहनों के लिए CNG और घरों के लिए PNG का जो उपलब्ध है उसे कराती है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं, जैसे वाहनों के अंदर चीज़ें लगती है, घर में खाना पीना बनता है, या इंडस्ट्री एरिया के लिए चीज़ें चाहिए, गैस घुस गई है, उसके लिए वर्क करती है। तो अपने आप में क्या चीज़ है? अच्छा वर्क है। और संयुक्त उद्यम किसका है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अंदर ये भी आप समझकर चल सकते हैं। इसका Q4 आ गया। Q4 देखो सर कि दिसंबर 2024 में 3,759 करोड़ की सेल, करोड़ों में, हजारों करोड़ों में सेल होती है ऐसी चीज़ों की, और 325 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया है। दूसरा अगर मैं बताऊं तो अब इसने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी सेल को बढ़ाया। मार्च 2026 में कंपनी ने 4,163 करोड़ की सेल और 359 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र के अंदर जो कंपनियां वर्क करती हैं उसके अंदर इसका जो काम आता है चौथे नंबर पर आता है मार्केट कैप के हिसाब से, कि ये कंपनी चौथे नंबर पर आती है। और पहले कंपनी अगर आप समझे वही अपने अडानी जी, अडानी टोटल गैस, वो पहले नंबर पर आती है। तो जो अडानी टोटल गैस वर्क कर रहा है कुछ स्थितियों में, वही वर्क जो है IGL भी कर रहा है, पेट्रोनेट LNG भी करता है, गेल भी करता है, काफ़ी कंपनी इस तरीके की है ना। तो ये आप समझ कर सकते हो, उसमें ये चौथे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर अडानी टोटल गैस, ये आप समझ कर चल सकते हैं। कंपनी ने हाल ही में ₹1.5 का डिविडेंड की भी घोषणा कर दी है, ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। अब वो समझो कंपनी ने रिजल्ट सब कुछ अच्छा कर दिया, फंडामेंटल सब कुछ सही है, विस्तार भी सही है। अब एक इंद्र प्रदेश गैस ने PNG में अच्छी ग्रोथ की है। वित्त वर्ष 2027 के लिए कैपेक्स प्लान तय किया, यानी इसने एक पूंजी जितना खर्चा करेगी पूंजीगत व्यय यानी विस्तार करेगी, अपना खर्च करके अपने को बढ़ाएगी, उसके अंदर कंपनी ये बता रही कि हमने 20 से 30% बढ़ेगी, जिससे सरकारी मदद से सपोर्ट मिला है। और हाल ही में उसने 1.5 लाख कनेक्शन भी जोड़ दिए हैं। ये कंपनी बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से बता रही है, आप समझ कर चलना। तो एक अच्छा प्लान कंपनी ने हमें बता दिया है। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी 1400 से 1500 करोड़ रुपए के कैपेक्स अनुमान लगा रही है कि इतना उनको खर्च करना। इसके लिए कंपनी
मजबूती की तरफ आगे देख रही है। तो करीब करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए एक बड़ा कैपेक्स प्लान तैयार कर दिया है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो है कंपनी के विस्तार की चीज़ों के साथ जोड़ी जाएगी। तो ये इंद्रप्रस्थ की कहानी थी, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम समझेंगे फिर से जेपी पावर की कहानी। दो तरीके से आप जेपी पावर को देख सकते हैं। एक तो जेपी सेठ का अधिग्रहण अडानी ग्रुप के साथ जा रहा है उस वजह से, या फिर जेपी पावर के अंदर अगर अडानी ग्रुप वो ले लेते हैं तो वो 24% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की है। या तो अडानी ग्रुप इसको जब ज़्यादा बढ़ाएंगे तब वो एक अच्छी स्थितियों के साथ बैठ जाएंगे, पर वो कब बढ़ाएंगे ये हमें नहीं पता। तीसरा ये समझो, इसके अंदर जो DIs अभी हाल ही में थे 17% करीब थे, अभी कम हुए हैं ना, वो आपको पता है। तो वो बैंक हैं जिन्होंने इसको लोन दिया था, ये जुटा नहीं पाई तो उसके बदले उनको शेयर मिले थे। अब उनका निकलना इसके अंदर से एक पॉजिटिव संकेत है, पर दो तरीकों से मैं बताऊं। कल मैंने आपको बताया कि एक अच्छे संकेत है, पर वो ब्लॉक डील के माध्यम से या ओपन मार्केट की चीज़ों के साथ जो हुए हैं, पर उसके अंदर हमें देखना है कि अगर ICI ने जो उसकी 9.97% की हिस्सेदारी थी, 3.55% उसने बेच दी, इतनी बड़ी। अगर वो होल्डिंग पब्लिक के पास गई तो ये आगे जाके हमारे लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। और मार्च 2026 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, थोड़ा सा वो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसमें प्रमोटर तो 24% है, FI 6.58% ये बीत गया, DI 17% है। अब ये जो 17% में से 9.97% जो है ICI बैंक है जिन्होंने लोन दिया था, वो डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति से आप गुजर रहे थे। अब क्या करा कि उससे बचाने के लिए उन्होंने इक्विटी ले ली, शेयर ले लिए। अब उनके पास ये इतनी 17.03% की हिस्सेदारी बैंकों की है और LIC की है। अब इनको इसके अंदर से निकलना है, तब जाकर इस जेपी पावर का अच्छा हो सकता है। तो आप ये समझ कर चलें। अब उसके अंदर से 3.55% की हिस्सेदारी निकल गई, पर ये मार्च 2026 का है, अभी वो 17 ही दिखा रहा है। अब आप देखो यहाँ पब्लिक 52.38% है। तीनों मामलों में अगर आप देखें तो यहाँ प्रमोटर के बाद सबसे बड़ी पब्लिक है। अगर ये ICI बैंक वाली होल्डिंग पब्लिक में बढ़ती है तो फिर आपको बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो बैंक अपनी हिस्सेदारी पब्लिक में बेचकर अपना पैसा जुटा रहा है, वो तो अब बाहर निकल रहा है। और पब्लिक इस ख्याल में कि ये अडानी ग्रुप के पास कंपनी जाएगी वाली, तो ये भी हो जाएगा और बढ़ जाएगी, तब वो इस ख्याल में अपनी होल्डिंग और बढ़ाएंगे। अब आपको देखना है जून 2026 का शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्च निकल गया, अप्रैल बीत गया, मई बीतने वाला है, जून चलेगा। जून के बाद जून 2026 में 3 महीने की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। जो आज उसने कम किया वो जून के बाद जून 2026 में ही आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आपको अंदाजे लगाने हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस कंपनी के बारे में आपको आगे जाकर जरूर आपको एक नॉलेज देगी कि अगर ये 3.55% पब्लिक में ही बढ़ गए हैं तो ये एक आपके लिए आगे निगेटिव हो सकता है। अगर ये 3.55% मान लो FIs में गए हैं या प्रमोटर में गए हैं या अन्य चीज़ों में गए हैं, अदर आ गए, तब वो एक अच्छे संख्या। तो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि 52.38% यहाँ पब्लिक है। और ये अगर आपको जून 2026 में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो आपको बहुत अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये भी है कि अभी 3.55% की होल्डिंग कम की है, अदर बैंक भी है, LIC भी है। तो ये भी देखना है कि इस जून तक कुछ और भी इसके अंदर हो सकता है। तो वो सारी चीज़ देखिए कि यहाँ पब्लिक नहीं बढ़नी चाहिए। अगर पब्लिक बढ़ी तो ये आपके लिए बड़ी और हमारे लिए टेंशन हो सकती है। इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। ओला के अंदर काफ़ी तेज़ी के संकेत आए हैं और वो इस उम्मीद में कि कल ओला का आ रहा है रिजल्ट। 20 मई 2026 को कल इसका रिजल्ट आ रहा है। उससे पहले कंपनी के शेयरों में तेज़ी आ गई। सारी चीज़ ओला ने कर दी अपनी गाड़ियों की बिक्री को बढ़ाने के लिए, उसमें उसने बढ़त भी हासिल की। अब वो सारी चीज़ उसकी इस Q4 में हमें देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना, क्योंकि फरवरी में बढ़ाया फिर मार्च में बढ़ाया, आपको वो देखना है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें इसकी ग्रोथ में दिखता है कि नहीं दिखता है। क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी ग्रोथ ओला ने नहीं की है।
पर उसने एक दिशा दी है। तो जब दिशा देती है तो वो काफ़ी क्वार्टरों का काम हो जाता है। तो वहाँ से एक अच्छे संकेत ओला के रिजल्ट से मिलेंगे। ये नहीं कि उसका शेयर भागेगा या और नीचे आए, संकेत देखना कि वो जो बिक्री हुई है क्या उसने अपनी बैलेंस शीट में अपनी सेल को बढ़ाया या लॉस को कम, ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट 25 मई 2026 को आ रहा है। सुजलोन एनर्जी ने इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छे खासे ऑर्डर सरकारी कंपनियों से भी जीते हैं, जिसमें गेल भी है ना, इस तरीके से, और ये प्राइवेट कंपनी टाटा पावर भी है। इस तरीके से इसने ऑर्डर जीते, जिससे इसकी ऑर्डर बुक 6.4 गीगावाट की हो गई है। अब ये ऑर्डर पाने में अच्छी खासी कंपनी है और देश के अंदर बाजार की हिस्सेदारी में 30% की इसकी हिस्सेदारी है। तो 30% तक का वर्क जो है सुजलोन, अपने आप में एक बड़ी कंपनी सुजलोन एनर्जी है। और ये भी आपको सोचना है कि इससे बड़ी बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी भी देश के अंदर वर्क विंड एनर्जी में कर रही है। 2030 के लक्ष्य हमारे पूरा देश लेकर चल रहा है, उसमें ये भी कंपनी है। तो आप ये समझकर चल सकते हैं। और गेल से तो इसे रिपीट ऑर्डर भी मिला था, ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अब इसकी जो उम्मीद 20 मई यानी कल की रिजल्ट आने की उम्मीद थी, अब ये बढ़कर 25 मई 2026 को हो गया। ये एक्सचेंजों को बता दिया गया है। तो 25 मई 2026 का इसका रिजल्ट आएगा। दूसरा, इससे पहले भी कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, पर वो चीज़ें आपको इसके शेयर प्राइस में देखने को नहीं मिली। हाल ही में ये शेयर काफ़ी नीचे भी आ गया था और रिजल्ट से पहले इसके अंदर काफ़ी तेज़ी भी आ चुकी है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसने यूरोप में भी वापसी की है। पहले भी वर्क करता था, अब इसने अपने कर्ज को भी उतारा है। तो उसकी वजह से ये यूरोप में उनके बढ़ते विंड एनर्जी के क्षेत्र में अपने कार्यशैली को बढ़ाने के लिए इसने घोषणा की थी कि वहाँ ये जाएंगे। तो उसका आउटकम तो बहुत सालों बाद आएगा जब ये वहाँ पर चीज़ें करेंगे। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अब कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसके ऊपर कुछ अच्छी चीज़ भी बताई है, कुछ चीज़ें हमें समझाई हैं, तो वो भी आप समझकर चल सकते हैं। जेएम फाइनेंसर क्या कह रहा है कि भाई सुजलोन एनर्जी की जो ग्रोथ की स्टोरी है ना, बहुत काफ़ी हद तक सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतने को भी कहा है। तो ये ब्रोकरेज फर्म वाले दोनों तरफ से आपको बताते हैं, आपको वो समझना है। सबसे पहले एक पॉइंट की चीज़ ये पकड़ो कि जिस शेयर के ऊपर सबकी नज़र है वो आप और मुझे साइकोलॉजी से कमा कर दे सकता है, बल्कि दिल से कमा के नहीं देगा। तो वहाँ अपनी साइकोलॉजी आपको लगाकर चलनी पड़ती है। देखो सर, रिकॉर्ड डिमांड उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर में 2027 में जेएम फाइनेंशियल को बड़ी रिकॉर्ड की उम्मीद है कि ये अच्छा खासा वर्क भी कर सकता है, क्योंकि 30% की हिस्सेदारी इसकी बाजार के अंदर सीधा साधा एक बड़ा फ़ायदा जो है सुजलोन को मिल सकता है। वो इस तरीके से बता रहे हैं क्योंकि देश के अंदर विंड एनर्जी के ऊपर अच्छा खासा वर्क हो रहा है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। उसने एक बड़ी चिंता के बारे में बताया, तो आप वो भी समझकर चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के काम को ज़मीन पर पूरी तरह से उतारने, जितनी इसकी ऑर्डर बुक है उसको पूरी तरह से उतारने के लिए भी और शॉर्ट टर्म में मिलने वाले नए ऑर्डर की गति पर थोड़ी चिंताएं जताई है उसने। जो उस पर 6.4 गीगावाट के ऑर्डर हैं और शॉर्ट टर्म में ऑर्डर मिलने के लिए थोड़ी चिंता वो जता रहा है। बाजार ये देखना चाहता है कि सुजलोन के पास जो 6.4 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, भारी भरकम ऑर्डर बुक है, वो कितनी हद तक ये डिलीवरी कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट तो वही होगा ना कि भैया अगर ऑर्डर मिला तो हर क्वार्टर में कितना डिलीवर कर रहा है, पहले से बढ़ा रहा है, घटा रहा है, तो वो भी इसका देखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भी बताया। हालांकि उन्होंने इसके पहले आपको पता है 64 रुपये के टारगेट दे रखे हैं जेएम फाइनेंसर, ये आप समझकर चल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल, उनका भी नज़रिया अलग तरीके से है, वो भी आप देखिए। मोतीलाल ओसवाल सुजलोन के बिजनेस मॉडल और भारत में बढ़ती बिजली की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो वो भी बुलिश है इसके अंदर। देखो क्या है कि नए सेक्टर से डिमांड आना। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक भारत में डेटा सेंटर, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ग्राहक और सरकारी कंपनियों की तरफ से क्लीन एनर्जी की मांग बहुत तेज़ी से आ रही है। यानी कि सरकारी कंपनी, डेटा सेंटर क्या कह रही है कि उनको भैया नवकरणीय ऊर्जा की चीज़ें अपने क्षेत्र के लिए चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत मोतीलाल ओसवाल देख रहा है। उनका अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ इन सेक्टर से ही 20 से 24 गीगावाट की नई विंड एनर्जी डिमांड पैदा होगी। 20 से 24 गीगावाट तो बहुत बड़ी बात सुजलोन एनर्जी ने बताई, जहां सुजलोन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो ये बहुत बड़ी बात जो है 20 से 24 गीगावाट। लेकिन लक्ष्य क्या बताइए, 2030 तक डिमांड विंड एनर्जी के लिए होगी, सुजलोन के लिए तो उन्होंने कहा कि मौका मिल सकता है। तो जब इतनी डिमांड होगी तो एक अकेला सुजलोन नहीं करेगा, और सारी कंपनी भी इसमें वर्क करेगी। तो थोड़ा सा हमें अलग हटके भी देखकर चलना पड़ता है। हालांकि उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट मजबूत होती जा रही है, डेट फ्री कंपनी है
और आगे के लिए मजबूत दिख रही है, और उनका जो प्राइस है 74 रुपये की उनकी बाइक की कॉलिंग है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी नहीं है, ये मोतीलाल ओसवाल और जेएम फाइनेंशियल की है, पर उनकी चीज़ें भी मगर के साथ है कि हाँ ये हुआ तो वो सारी स्थिति आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।